2022 का पेपर है। 2022 का जो पहला पेपर का जो पहला क्वेश्चन था उसी में यूनिवर्सिटी ने हिंट दे दिया था कि अब वो यूनिवर्सिटी अब कोई भी टॉपिक हो, फिजियोलॉजी हो या फिर एनाटमी हो या बायोकेम हो, कम से कम फिजियोलॉजी में तो ये पता चल चुका था कि अब सारे के सारे क्वेश्चन क्लिनिकल होने आने वाले हैं। जो क्वेश्चन बना यहाँ पे वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का बना। इसमें तुम्हारे को पहले ही हिंट दे के रखा हुआ है कि एक 66 ईयर्स का ओल्ड इंडिविजुअल आया हुआ है। यहाँ पे देखोगे एज हमेशा ही कभी भी क्लिनिकल क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट करोगे ना, तो वहाँ पर तुम्हारे को एज तो पक्का पक्का ही उसको एक कंसिडर करके ही चलना है। एक एज हमेशा बहुत सारे डिजीज़ का एटियोलॉजी बताने में हेल्प करता है। तो एज एज बता रहा है, वो तुम्हारे हॉस्पिटल में आया, उसने वो हाइपरटेंसिव था, स्मोकर भी था। वो स्मोकिंग भी और हाइपरटेंशन तुम्हें मालूम है कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है हार्ट डिजीज़ के लिए। जैसे ही तुमने उसकी ईसीजी कराई, वो चेस्ट पेन लेके आया था बाय द वे, तो जैसे ही तुमने उसकी ईसीजी कराई तो तुमको पता चला कि उसकी एंटीरियर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। तो अब देखो वहाँ पे तुमको ये हिंट भी देना चाह रहा है कि एंटीरियर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, इनएक्टिव एरिया दिखाई दे रही है, मतलब हाँ इन्फीरियर वॉल पे, मतलब जहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं है तो इनएक्टिव एरिया हो रखा हुआ है। एसटी का एलिवेशन है V1 से लेकर V5 में, मतलब जो चेस्ट लीड्स हैं V1 से लेकर V5 में, हालांकि 6 होती हैं, V6 में नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन V1 से लेकिन V5 में तुम्हारे को एसटी का एलिवेशन दिखाई दे रहा है। एसटी का डिप्रेशन दिखाई दे रहा है 1-2 और AVF में, और एसटी का एलिवेशन AVR में भी दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन यूनिवर्सिटी उनसे ये पूछ रही है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन है क्या, और पीआर इंटरवल के बारे में पूछेगी, हार्ट ब्लॉक के बारे में पूछेगी, ईसीजी के बारे में पूछेगी, लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म के बारे में पूछ रही है, बीपी कैसे रेगुलेट होता है, और लास्ट में वो तुम्हारे ईसीजी चेंजेस पूछना चाहती है, आयनिक कंपोजिशन, यानी कि पोटेशियम बढ़ गया या फिर घट गया, कैल्शियम बढ़ गया, घट गया, तो ईसीजी में क्या तुम चेंजेस देखोगे, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन है क्या। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको लेमन टर्म में हार्ट अटैक भी बोलते हैं, बाय द वे मैं तुम्हें एकदम पहले पहले बता दे रहा हूँ, ये जो वीडियोस बन रहे हैं ये एकदम ही लास्ट मिनट रिवीजन के लिए है। इसमें तुम एकदम ही कॉन्सेप्ट में जाने की कोशिश भी मत करना। ये उन्हीं बच्चों के लिए जो बस बस बेसिक्स जान लेना चाहते हैं और एग्ज़ाम में अपीयर करके बस पास हो जाना चाहते हैं। तो अगर थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें कॉन्सेप्चुअली तुम जाना चाहोगे तो तुम उसके लिए अलग वीडियोस भी देख सकते हो, या फिर तुम मुझे पर्सनल मैसेज पे पर्सनल डीएम भी कर सकते हो, उसमें मैं तुम्हें को अच्छे से समझा दूंगा। तो चलो ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन और जो हार्ट अटैक वाले कंडीशन होती है, ब्लड सप्लाई और टू द हार्ट, जहाँ हार्ट मसल जहाँ पे ब्लॉक हो जा रही है, और किसकी ब्लड सप्लाई ब्लॉक होगी, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। तो बेसिकली हार्ट अटैक वाली जो कंडीशन होती है जहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो हम लोग बोल रहे हैं, वहाँ पे हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है किसी भी ब्लड क्लॉट वगैरह की वजह से। आते हैं हम लोग उसके बाद पीआर इंटरवल में, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे पीआर इंटरवल के बारे में वो पूछना चाह रहा है। तो पीआर इंटरवल समझ लो भाई कि क्या होता है। पीआर इंटरवल स्टार्टिंग ऑफ द पी से होता है, स्टार्टिंग ऑफ द पी से होता है, और QRS की स्टार्टिंग तक जाता है। पी आर इंटरवल, आर बोल के रखा हुआ है लेकिन क्यू के स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जाएगा, जहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है वो। तो अब तो ये तुमको पी आर इंटरवल बोल के रखा हुआ है तो तुम्हें पता होना चाहिए ईसीजी के अंदर वो कितने टाइम को डिनोट करता है, कितने स्मॉल स्क्वायर्स को डिनोट करता है। तो तुमको पता होना चाहिए कि पी जो होता है ना, सिर्फ पी इज़ ओनली पी 120 मिली सेकंड का होता है, 120 मिली सेकंड का होता है, या फिर 120 मिली सेकंड से थोड़ा कम होता है, या फिर 3 स्मॉल स्क्वायर के बराबर का होता है पी वेव। जो पी वेव है वो तुम्हारे 3 स्मॉल स्क्वायर बोल सकते हो, या फिर 120 मिली सेकंड के बराबर का होता है। और ये भी बता देता हूँ कि एक स्मॉल स्क्वायर जो है ना, एक स्मॉल स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दोगे, एक स्मॉल स्क्वायर जो होता है वो 40 मिली सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। ईसीजी में एक स्मॉल स्क्वायर 40 मिली सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। पी वेव 120 और 3 स्मॉल स्क्वायर के बराबर का है। तो पी आर जो होगा ना, वो थोड़ा तो 120 से 200 तक के बराबर का होगा, 200 के 120 से लेकर 200 के बराबर का होगा। और स्मॉल स्क्वायर्स की अगर बात करोगे तो 3 से 5 स्मॉल स्क्वायर के बराबर का होगा। मैं तुम्हें हमेशा बोलूँगा कभी भी मिली सेकंड्स को याद रखने की कोशिश मत करो, स्मॉल स्क्वायर्स को याद रखने की कोशिश करो। अगर 3 से कम बोल रहा है तो पी है, 3 से 5 बोल रहा है तो पी आर इंटरवल है। और पी आर इंटरवल है क्या? पी आर इंटरवल बेसिकली तुम्हारे एवी नोडल कंडक्शन को तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एवी नोडल कंडक्शन मतलब क्या? पहले यहाँ से जो हार्ट वो होने वाला होगा ना, जो अपने इम्पल्सेस जनरेट कर रहा होगा, तुम्हें मालूम ही होगा कि 3 फाइबर्स आते हैं, एंटीरियर बैक होता है, पोस्टीरियर थॉरल होता है, बीच वाला वेंके बैक होता है। तो 3 फाइबर्स आते हैं और सारे के सारे यहाँ पर आकर के स्टे करते हैं एवी नोड के पास। तो एवी नोड के पास जब वो स्टे कर रहा है तो ये वाला जो पूरा जो सीक्वेंस है एवी नोडल कंडक्शन वाला, ठीक है, वो तुम्हारा बताएगा पी आर इंटरवल। तो PR interval is the time taken for an electrical impulse to travel from atria, the upper chambers of the heart, we all know that, to the ventricles. It is measured on the ECG as the time between the P wave, start of the P wave याद रखना, भूल मत जाना कि end of the P wave मत भूल गया भाई। Start of the P wave
जो कि हमें मालूम है कि एट्रियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड द स्टार्ट ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो कि हमें मालूम है कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक जो हम लोग पीआर इंटरवल से जानते हैं। तो देखो बहुत 3 तरीके के हार्ट ब्लॉक होते हैं। हार्ट ब्लॉक मतलब जिसमें पेसमेकर बिठाने की ज़रूरत पड़ जाती है। हार्ट ब्लॉक का देखो फर्स्ट डिग्री जो हार्ट ब्लॉक होता है उसको ही तुम एट्रोपिन दे के ठीक कर सकते हो, बाकी सब में तो तुमको पेसमेकर लगाना पड़ जाता है। टेम्पररी लगाओगे पहले इनिशियल मैनेजमेंट के लिए, बाद में परमानेंट पेसमेकर लगाना पड़ता है। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में तुम देखोगे जो पी आर इंटरवल इसमें प्रोलॉन्ग होता है, बट ऑल पी वेव्स आर फॉलोड बाई अ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये चीज़ याद रखना कि पी आर इंटरवल मैंने क्या बताया था, 120 से 200 मिली सेकंड का होगा, 3 से 5 स्मॉल स्क्वायर का होगा। तो वो जो पी आर इंटरवल में होगा दैट हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, यानी कि बहुत डिले होकर के मतलब हार्ट अपना इम्पल्सेस को भेज रहा है, कहीं ना कहीं पे ब्लॉक है। और ये चीज़ है कि पी जो भी मतलब एक पी वेव आया, जितना भी एट्रिया एक बार डिपोलराइज करा तो वो क्यू आर एस को फॉलो करेगा। दैट इज़ कि एक पी जो है यहाँ पे, सी दिस, एक जो पी है यहाँ पर, ठीक है, एक जो यहाँ पे पी है वो एट्रिया ने एक बार डिपोलराइज करा तो उसका जो इफेक्ट है वो वेंट्रिकल्स भी उसमें डिपोलराइज करेगा। फिर से यहाँ पे एक एट्रिया डिपोलराइज करा, यहाँ पे वेंट्रिकल्स डिपोलराइज करेगा। तुम यहाँ देखो पी आर इंटरवल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, फिर पी आर इंटरवल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हालांकि ये मैंने दूसरे का डायग्राम बना के रखा हुआ है यहाँ पे, बट सारे के सारे पी वेव्स क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को फॉलो करते हैं। तुम इसकी एक पैथोलॉजी समझ लो। हमें मालूम है कि ऐसे नोड है, फिर वो अपने कंडक्शन को अपने इम्पल्सेस को भेजता है एवी नोड के पास, और फिर वो एवी नोड तुम्हारे बंडल ऑफ इसको वो ट्रांसफ़र करते हैं, फिर फाइनली वेंट्रिकल्स वो हो जाते हैं, डीपोलराइज हो जाता है। तो देखो एक चीज़, यहाँ पे अगर ब्लॉक है कहीं पे, यहाँ पे ही कहीं पे दिक्कत है, ऐसे नोड और एवी नोड के बीच में दिक्कत है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ पे दिक्कत है, और ये एवी नोडल कंडक्शन को ही दिखाता है पी आर इंटरवल। तो पी आर इंटरवल तो इंक्रीज़ हो जाएगा ना, तो पी आर इंटरवल बढ़ जाएगा, ऐसे नोड से एवी नोड तक आने का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक अब देखो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोबिट्स 1 और एक होता है मोबिट्स 2। तो जो मोबिट्स 1 होता है, इसमें क्या होता है, पी आर इंटरवल जो होता है ना धीरे धीरे इसको कहते हैं इंट्रानोडल डिफेक्ट। इंट्रानोडल मतलब नोड्स के अंदर का ही डिफेक्ट है। जैसे कि अगर ये जो नोड्स है ना, ये ए वी नोड जो है, इसके बीच में ही डिफेक्ट कहीं पे दिखाई दे रहा है, ये सारे अगर यहाँ पे कहीं पे डिफेक्ट आएगा, ठीक है, नोड्स के अंदर का ही डिफेक्ट अगर कुछ बोला जाएगा, तो ये सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक तो है, लेकिन ये मोबिट्स 1 है, मोबिट्स 1 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ये इंट्रानोडल डिफेक्ट है। अब ये इंट्रानोडल डिफेक्ट में क्या होता है कि पी आर इंटरवल धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। पहले पी वेव में देखोगे यहाँ पे डायग्राम में देखो, यहाँ पे पी आर इंटरवल मान लो कि 200 है, यहाँ पे पी आर इंटरवल देखो ज़्यादा बढ़ गया, अब यहाँ पे पी आर इंटरवल और ज़्यादा बढ़ गया। तो पी आर इंटरवल धीरे धीरे बढ़ता है, क्यू आर एस उसको फॉलो करता है, लेकिन एक टाइम पे पी आर इंटरवल इतना बढ़ जाता है कि स्किप बिट हो जाता है। स्किप बिट मतलब वहाँ पे क्यू वेंट्रिकल्स ने डिपोलराइज करा ही नहीं, एक बार पी आया फिर उसके बाद क्यू आर एस हुआ ही नहीं, तो उसको कहते हैं ड्रॉप बिट या फिर स्किप बिट, ठीक है। तो इस चीज़ को लाइन को ध्यान देना, पी आर इंटरवल इज ग्रेजुअली प्रोलॉन्ग्स अंटिल अ पी वेव इज नॉट फॉलोड बाई अ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दैट इज ड्रॉप बीट। दूसरा सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का दूसरा टाइप होता है मोबिट्स टाइप 2। मोबिट्स टाइप टाइप 2 को कहते हैं इंफ्रानोडल डिफेक्ट। इंफ्रानोडल मतलब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये यहाँ पे कहीं पे डिफेक्ट आएगा, इस तरफ कहीं पे डिफेक्ट आएगा, नोट्स के जस्ट नीचे डिफेक्ट आएगा, ठीक है। तो नोट्स के डिफेक्ट नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी क्या होगा ना कि पी आर इंटरवल इज फिक्स्ड, यहाँ पे पी आर इंटरवल फिक्स्ड होगा, लेकिन एवरी सेकंड और थर्ड फोर्थ पी वेव इज नॉट फॉलोड बाय द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। देखो एक चीज़, यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मतलब मैंने बराबर बराबर बनाने की कोशिश करा है, ठीक है, उसके बाद एक स्किप बीट आ जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी ईसीजी तुम देखो तो ईसीजी में तुम देखना कि कहाँ पे स्किप बीट हो रहा है। स्किप बीट के बाद वाला देखोगे तो तुमको यहाँ पे देखो, तुमको बाद वाले में पी आर इंटरवल कम दिखाई देगा, लाइक 200 दिखाई देगा, और इसके जस्ट पहले वाला देखो तो पी आर इंटरवल बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, सपोज 260 है, ठीक है। तो कभी भी स्किप बीट को देखो और उसके बाद वाले कॉन्ट्रैक्शन को देखो, उसके पहले वाले कॉन्ट्रैक्शन को देखो, उसके बाद वाले पी आर इंटरवल को देखो और उसके पहले वाले इंटरवल को देखो। तो अगर तुमको डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वो मोबिट्स टाइप 1 है। और स्किप बीट के
यहाँ पे स्किप बिट है और इसके बाद वाली भी होता तो भी बराबर होता, और यहाँ पे भी बराबर है पी आर इंटरवल। तो अगर बराबर बराबर पी आर इंटरवल मिल रहे हैं स्किप बिट के इधर उधर, तो वो हो जाएगा मोबिट्स टाइप 2। ये मैंने तुमको एक अच्छा हिंट दे दिया, तुमको कभी क्लिनिक्स में या फिर वाइवा टेबल पे तुमको ये हेल्प करेगा। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक का मतलब क्या है कि यार एवी नोड में ही पूरा डिफेक्ट है। ठीक है, एवी नोड ही पूरा ख़राब हो रखा हुआ है। ठीक है, एवी नोड पूरा ही ख़राब हो रखा हुआ है, दैट इज़ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो अब क्या होगा ना कि एट्रिया अपना अलग ही बीटिंग कर रहे होंगे, एट्रिया अपना 100 के हिसाब से अपनी अलग बीटिंग कर रहा होगा, और वेंट्रिकल्स अपनी अलग बीटिंग कर रहा होगा, लेकिन वेंट्रिकल्स की स्पीड कम होती है, इंटरमायोसाइड कंडक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए 40 पर मिनट जाएगा। तो होगा यूँ कि जितने देर में एक वेंट्रिकल्स ने बीट करा होगा उतनी देर में एट्रिया 2 बार बीट कर लेगा। यानी कि एट्रिया यानी कि पी वेव्स तुमको ज़्यादा देखने मिल सकते हैं और क्यू आर एस तुमको ज़्यादा देखने नहीं मिलेंगे। नॉर्मली क्या होता है, पी और पी के बीच का जो इंटरवल होता है उसको कहते हैं हम लोग एट्रियल रेट, और आर आर के बीच का जो इंटरवल होता है वो वेंट्रिकुलर रेट होता है। हम लोग नॉर्मली इस दोनों ये जो दोनों चीज़ें बराबर होती हैं तो हम लोग नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन इन पेशेंट में जिनमें थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसमें पी पी इंटरवल इज़ नॉट इक्वल टू आर आर इंटरवल, और क्यू आर एस थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा क्योंकि वेंट्रिकल्स बहुत धीरे धीरे मतलब बीटिंग कर रहे हैं, मतलब 40 की स्पीड से बीटिंग कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स कम होगा, क्यू आर एस थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाएगा, और नंबर ऑफ पी वेव्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ आर वेव्स, ऑफकोर्स पी वेव विल बी ग्रेटर देन द आर वेव्स। यहाँ पे हमने तीनों डिग्री के हार्ट ब्लॉक कंप्लीट कर दिए हैं। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लोगे ना तुम एक बार, तो तुम्हारा मेडिसिन तक का भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो पूछ रहा है कि साइनस अरिथमिया क्या होता है। साइनस अरिथमिया इज अ नॉर्मल वेरिएशन ऑफ द हार्ट बीट इन विच द पी आर इंटरवल्स चेंजेस स्लाइटली विथ ईच बीट। इट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स एंड इट कैन ऑल्सो ऑकर इन हेल्दी एडल्ट्स। बस इतना याद रखना कि साइनस अरिथमिया मतलब होता है, अरिथमिया तो है क्योंकि पी आर इंटरवल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्लाइटली हो रहे हैं, और ये मतलब चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में भी मिल सकता है, हेल्दी एडल्ट्स में भी मिल सकता है। तो बस ये साइनस अरिथमिया, साइनस में ठीक ठाक ही अरिथमिया चल रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अरिथमिया अगर ब्रैडी अरिथमिया हो जिसमें मतलब हार्ट बीट कम हो रही हो, फिर टैकी अरिथमिया हो जिसमें हार्ट बीट बढ़ रही हो, तो फिर हमें प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न है। इसमें भी प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न हो सकता है, लेकिन इट्स अ टॉपिक टू बी डिस्कस्ड विथ मेडिसिन ना, तो अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं इस चीज़ को। लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म विच इन इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो बेसिकली हमें मालूम है कि ब्लड प्रेशर के अंदर कौन कौन से चीज़ें आती हैं, तो ये इसके भी ऊपर मैंने ब्लड प्रेशर के ऊपर 40 मिनट का एक पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है, एवरीथिंग अबाउट दैट ब्लड प्रेशर थिंग। ठीक है, नीट पीजी हो जाए या फिर तुम्हारा यूजी का लेवल हो जाए, उसमें ब्लड प्रेशर के बारे में मैंने बहुत डिटेल्ड डिस्कशन कर रखा है। प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो, अगर नहीं है टाइम तो फिर यहीं पे आ जाओ फिर। तो यहाँ पे रास का मैकेनिज्म देख लो। रास का मैकेनिज्म में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन का जो सिस्टम होता है, तो हमें मालूम है कि ब्लड प्रेशर जब भी फॉल कर रहा होता है, जीएफआर फॉल कर रहा होता है, तो रेनिन आता है, फिर वो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2, फिर क्या बोलो 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 एल्डोस्टेरोन, ये सारी चीज़ें को वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। हमें मालूम है कि एल्डोस्टेरोन एक पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर है, एनसीईआरटी ने भी बता के रखा हुआ है सारी चीज़ों को। तो क्लास 12 की नॉलेज को लगा लो ना, तो तुमको पता चल जाएगा। वो तो एल्डोस्टेरोन ने को वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है। हम लोग एल्डोस्टेरोन का वो वाला मैकेनिज्म में जा ही नहीं रहे कि वो सोडियम को और पानी को लेता है, ठीक है, और H प्लस को और पोटेशियम को बाहर एक्सक्रीट करवाता है। इस चीज़ को लेकर लेके भी समझोगे तो भी तुम समझ इसको प्रूव कर सकते हो। अगर एल्डोस्टेरोन अगर बॉडी में बढ़ रहा है तो सोडियम को बॉडी में लेगा और पानी को बॉडी में लेगा, तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही, और पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर तो है ही। ठीक है, तो दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो एक्टिवेशन होता है स्ट्रेस और एक्सरसाइज में हो रहा होता है, तो इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स थोड़े से कंस्ट्रिक्ट होते हैं और बीपी का और हार्ट रेट का इंक्रीमेंट देखने मिलता है। और किडनीज भी क्या करते हैं कि मतलब जो एक्सेसिव वाटर जो होता है और जो सोडियम को जो वो पहले फिल्टर आउट करके बाहर निकाल रही होती हैं, अगर किडनी अगर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी तो भी क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर होने लग जाएगा, और मतलब ब्लड प्रेशर में वो भी अपना अपना योगदान देती है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम की बात करते हैं, तो ब्लड वॉल्यूम भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए। ठीक है, मेन तुमको रास लिखना है, ठीक है, और एस लिखना है, एड्रेनालिन वगैरह के बारे में लिखना है। चलो और इसके बाद वो आता है कि आयनिक कंपोजिशन के बाद क्या क्या हम लोगों को हाइपर कैलेमिक, हाँ, ईसीजी में क्या क्या चेंजेस मिलता है। सबसे पहले हाइपर कैलीमिया देख लो। हाइपर कैलीमिया मतलब पोटेशियम पोटेशियम अगर बढ़ने लगा, ठीक है, नॉर्मली तुम इसको पोटेशियम को मान सकते हो 3.5 से 5 या फिर 5.5 भी ले लो, तो 5.5 मिली इक्विवेलेंट्स। अगर इससे ज़्यादा होने लग गया तो हाइपर कैलेमिया हो गया। तो उसमें क्या होगा ना, टॉल टेंटेड टी वेव्स दिखाई देंगे। टी वेव्स बहुत ज़्यादा
बड़ी बड़ी सी नज़र आएंगी, जो नॉर्मली इतनी होती है। नॉर्मली कितनी होती है, 10 मिलीमीटर की होती है चेस्ट लीड्स में, ठीक है। हमें मालूम है ना कि टी वेव क्या दिखा रही है, कि किसको रिप्रेजेंट करती है। टी वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। अगर नॉर्मल इनका क्या होता है वैल्यू, चेस्ट लीड में होता है 10 मिलीमीटर का, और 5 मिलीमीटर से कम होना चाहिए लिम्ब लीड्स में, ठीक है। अगर लिम्ब लीड्स में अगर वो 5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए, और चेस्ट लीड्स यानी कि V1 V2 V3 V4 V5 V6 में अगर ये 10 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि टॉल टेंटेड टी वेव्स है, और ये हाइपर कैलीमिया है। कितनी बार क्या होता है, हमारे पास इतनी सुख सुविधा नहीं होती है इमरजेंसी के वार्ड में, जिसमें हम लोग पेशेंट आ रहा होता है और हम लोग उसकी एबीजी करा के देखें, या फिर उसको लैब टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजे, तो हम लोग इसी चीज़ से हम लोग देख भी लेते हैं कि पोटेशियम बढ़ा है कि घटा है, और उस हिसाब से उसको मैनेज करना शुरू कर देते हैं। प्रोलॉन्ग हाँ, और ये क्या होता है, वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी थोड़ा सा वाइडन अप हो जाएगा, और प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल दिखाई देगा। पोटेशियम का अगर आप बात करोगे, वो एसेंशियल होता है नॉर्मल कार्डियक फंक्शन के लिए, लेकिन हाइपर कैलेमिया की वजह से अरिथमिया होने लग जाता है, और पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में भी चला जाता है। हाइपोकैलीमिया की बात करोगे तो लो पोटेशियम का लेवल हो जाएगा। फ्लैट और इन्वर्टेड टीवीएस दिखाई देंगे इसमें। फ्लैट और इन्वर्टेड, उसमें क्या दिखाई देते हैं भाई, टॉल एंड पीक टेंटेड दिखाई दे रहे थे, टीवीएस दिखाई दे रहे थे। इसमें फ्लैट और इन्वर्टेड है, शॉर्ट एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, शॉर्ट एंड पीआर इंटरवल होगा। क्यूआरएस क्या दिखाता है ना, देखो अच्छा एक चीज़ देख लो, हाइपोकैलीमिया की वजह से भी मतलब अरिथमिया और कार्डियक अरेस्ट तो होता ही है। हाइप हाइपर कैल्सीमिया की बात करते हैं, हाई कैल्शियम लेवल की बात करते हैं, तो हाई कैल्शियम लेवल में क्या होता है, शॉर्टन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शॉर्टन होने का मतलब क्या है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको डिनोट करता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को डिनोट करता है। और नॉर्मली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 9 से 11 स्मॉल स्क्वायर्स के होते हैं, या फिर 360 से 4, मालूम है ना, एक तो होता है 40 के बराबर का, एक स्मॉल स्क्वायर 40 मिली सेकंड के बराबर का होता है ना, तो 360 से 400 मिली सेकंड के बराबर का होगा। तो अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शॉर्टेंड होने लगा और इंक्रीज पीआर इंटरवल होने लगा, मतलब कैल्शियम तो फास्ट कर देगा ना हार्ट रेट को, ठीक है। तो कैल्शियम आयंस ये एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स में हेल्प करते हैं, तो हाइपर कैल्सीमिया की वजह से भी एरिथमिया होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा। हाइपोकैल्सीमिया यानी कि लो कैल्शियम के लेवल, उसमें भी उसमें प्रोलॉन्ग को यहाँ पे शॉर्ट एंड, हाइपर वाले में क्यूआरएस बड़े छोटे मिल रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स जल्दी जल्दी बीटिंग हो रही थी। यहाँ पर प्रोलॉन्ग क्यूआरएस मिलेगा, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल मिलेगा, डिक्रीज पीआर इंटरवल मिलेगा। हाइपोकैल्सीमिया लीड्स टू द अरिथमिया एंड कार्डियक अरेस्ट। हर एक मतलब आयन वायन जो है ना, वो तुम्हारे को बढ़ जाने की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन का डायग्राम बताना है हमें, और उसके कंपोनेंट्स बताने हैं, और ये भी बताना है कि हाउ द शेप ऑफ द कॉर्पसल्स इज मेंटेन्ड, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, व्हाट इज हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम देख के तुम्हारा मतलब सर घूम जाएगा, मतलब बोलेगा कि क्या क्या ही है ये सब सारा डायग्राम। मैं तुमको उसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुन लो। तुमको सबसे पहले देखो, कभी भी डायग्राम आएगा बनाने को, ठीक है, तुमको सेल मेम्ब्रेन ही है ना, आरबीसी का मेम्ब्रेन बनाने बोला, तो वो भी तो एक सेल मेम्ब्रेन ही होगा ना। तो पहले तो ये वाली एनसीईआरटी वाली हमें ये डायग्राम तो बना ही लेनी है, जो फॉस्फोलिपिड का डायग्राम होता था बाई लेयर का, ये वाला डायग्राम बना लिया। देखो जैसे कि यहाँ पे ये वाला बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये सारी डायग्राम को तुमने बना लिया, बीच में अब तुमको प्रोटीन्स डालने होंगे, ठीक है। तो एक इंटीग्रल प्रोटीन होगा, एक पेरिफेरल प्रोटीन होगा, इसके ऊपर से कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स निकले होंगे। ये सारी चीज़ हम लोगों ने 11th 12th में पढ़ रखी है भाई, इसमें तुम्हें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर तुमने ये सेल मेम्ब्रेन बना दिया, यहाँ पे बीच बीच में तुमने कुछ कुछ प्रोटीन्स बना दिए, और प्रोटीन्स के ऊपर से सिंग लगा दिया, सिंग मतलब वही है, क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स है ना। तो अब ये वाला चीज़ हो गया। अब तुमको 3 प्रोटीन्स के नाम याद रखना है। क्या क्या प्रोटीन्स के नाम याद रखते हैं वो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं इस डायग्राम पे आऊँगा तो तुमको ये डायग्राम थोड़ा सा आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ द इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन, कंपोनेंट्स क्या क्या है आरबीसीज के मेम्ब्रेन के, हम लोग वो देखना है पहले। तो पहला कंपोनेंट तो है लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर तो डबल लेयर का फॉस्फोलिपिड्स है दैट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैरियर ऑफ द मेम्ब्रेन एंड प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ वाटर एंड आयंस। सबको मालूम है लिपिड बाइलेयर क्या करता है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वो वाली जो होती है जो कि लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड रहती हैं, और वो मेम्ब्रेन का पूरा मतलब एक चक्कर सा लगा लेते हैं, मतलब पूरा का पूरा मतलब घेर के रखते हैं एंटायर मेम्ब्रेन को। देखो लिख रखा हुआ है स्पैन द एंटायर मेम्ब्रेन। ये हाईलाइटर लेके बैठे हो ना तुम, नोट्स को हाईलाइट कर रहे हो ना ऐसे ऐसे करके। चलो, तो इसके बाद क्या होता है, दे प्ले वैरायटी ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स एंड सिग्नलिंग एंड एडहेशन, ये सब हमें मालूम है। इसके बाद आता है हम लोग पेरिप्लाज्मिक प्रोटीन पे। पेरिप्लाज्मिक प्रोटीन वही है जो कि
इनर सर्फेस ऑफ द लिपिड बाइलेयर में मिलते हैं, जो अंदर अंदर के सर्फेस में मिलते हैं. दे बाइंड टू द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड हेल्प इन मेंटेनिंग शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन. बेसिकली तो अगर तुम पेरिप्लाज्मिक प्रोटीन की बात करोगे ना, तो वो जो अंदर की तरफ से जो प्रोटीन है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है स्पेक्ट्रीन. चीज़ ध्यान दोगे इस चीज़ को, स्पेक्ट्रीन स्पेक्ट्रीन जो है ना, उसके दो लेयर होते हैं. ये एक अंदर वाला, जो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन की तरफ है, तो वो अल्फा स्पेक्ट्रिन है. और ये जो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस की तरफ है, वो तुम्हारा बीटा स्पेक्ट्रिन है. ठीक है, यहाँ पे मैंने अल्फा स्पेक्ट्रिन और बीटा स्पेक्ट्रिन बना के रखा हुआ है. तुम्हारा जो पेरिप्लाज्मिक प्रोटीन का एग्जांपल है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में तुम्हें ये सारे इंकायरिन का एग्जांपल दे सकते हो. ठीक है, ग्लूट का भी एग्जांपल दे सकते हो. और ये जो पेरिप्लाज्मिक प्रोटीन है, वो तुम्हारे पेरिफेरल प्रोटीन को बाइंड करने में हेल्प करता है. तो एक और चीज़ है जिसका नाम है साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन में क्या होगा, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स दैट इज लोकेटेड ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द लिपिड बाइलेयर. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन एंड प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द डिफॉर्मेशन. ठीक है, मैं मालूम है कि साइटोस्केलेटन क्या करता है. ठीक है, अब ये हम लोग अगला चीज़ देखेंगे, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द इरेथ्रोसाइट्स. तो इसके पहले हम लोग ये वाला चीज़ देख लेते हैं, डायग्राम क्यों. डायग्राम में एक चीज़ देख लो, हमें बस ये एक चीज़ याद रखना है, एंकाइरिन का नाम याद रखना है, क्योंकि अभी ये टॉपिक ही पूरा हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस पे है. तो एंकाइरिन पता होना चाहिए हमें, स्पेक्ट्रिन हमें पता होना चाहिए. स्पेक्ट्रिन तो भी याद हो भी गया होगा, क्योंकि ये पेरिप्लाज्मिक प्रोटीन के अंदर हमने पढ़ा. एक्टिन याद होना चाहिए. ठीक है, तो एंकाइरिन एक्टिन स्पेक्ट्रिन हो गया. अब तुम्हें और कुछ भी नाम भी बनाओ ना, तो भी बन जाएगा, मतलब काम तुम्हारा हो जाएगा. तुमने एक सेल मेम्ब्रेन बना दिया, ठीक है, वही ये जो एनसीईआरटी वाली जो डायग्राम थी वो तुमने बना दी. ठीक है, ऊपर उस पर एक एक पेरिफेरल प्रोटीन नाम दिया, उसका नाम एंकाइरिन दे दो. ठीक है, एंकाइरिन दे दिया इसका नाम. एं, एंकाइरिन दे दिया. एंकाइरिन के साथ तुमने यहाँ पर एक और तुमने प्रोटीन डाल दिया, इसका नाम है ग्लूट. ग्लूट तुम्हें मालूम है क्या होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. अब ग्लूट के साथ मतलब स्पेक्ट्रिन का कनेक्शन तुमने बना दिया एंकाइरिन एक्टिन के थ्रू. और इसके साथ भी मतलब जोड़ के बना सकते हो, एक्टिन लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बेसिकली तुम्हारा एक यहाँ पे एक पूरा का पूरा यहाँ पे डायग्राम बन चुका है. ये सारे तुम नहीं भी बोलोगे ना, बैंड 3 क्या होता है, CD47 क्या होता है, लिपिड बाइलेयर क्या होता है, तो ये सब फिर भी चलेगा. ये मतलब एक ऑथेंटिक बुक का से मतलब ये का एक्सट्रैक्ट है. तो इसलिए तुमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा. बट ये तुम्हारा MD का लेवल का एग्ज़ाम नहीं है ना, ये जस्ट MBBS का लेवल का एग्ज़ाम है. तो इतना काम बन जाएगा तुम्हारा. अब आते हैं हम लोग मेंटेन कैसे होता है शेप ऑफ द इरेथ्रोसाइट. तो शेप ऑफ द इरेथ्रोसाइट इज मेंटेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स इंक्लूडिंग द लिपिड बाइलेयर, साइटोस्केलेटन एंड द ऑस्मोटिक बैलेंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल. ठीक है, तो ये जो लिपिड बाइलेयर जो होता है, हमें मालूम है कि एम्फीपैथिक होता है. एम्फीपैथिक का मतलब हमें बायोकेमिस्ट्री वाले लोग अच्छे से पढ़ाते हैं इन सब चीज़ों को. एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर वाटर लविंग साइड होता है, और हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर फियरिंग साइड होता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, ये एक बैरियर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से वाटर वाटर और आयन वो मेम्ब्रेन में क्रॉस नहीं कर पाते. अब हम लोग देखते हैं साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ द प्रोटीन दैट इज. साइटोस्केलेटन है क्या, जो कि इनर सर्फेस में हमारे को दिखाई देने मिल रहा है, और लिपिड लिपिड बाइलेयर के. और ये हमारे को क्या तीन चीज़ें माम होती हैं, स्पेक्ट्रिन होती है, एंकायरिन होती है, और एक्टिन होता है. ठीक है, एंकायरिन यहाँ पे साइटोस्केलेटन में बोल के रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंकायरिन यहाँ पे बता दिया था. प्लीज़ इस चीज़ को करेक्ट कर लेना, यहाँ पे एंकायरिन मत ही लिखो, यहाँ पे बैंड 3 प्रोटीन ही लिख दो, और एंकायरिन को तुम यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक प्रोटीन की तरह ही ट्रीट करो. ठीक है, समझे. यहाँ पे ये गलती हो रखी है. तो यहाँ पे तुमने बैंड 3 डाल दिया. ठीक है, और यहाँ पे नीचे की तरफ एक एंकायरिन डाल दो, जिसको जो कि पेरिप्लाज्मिक प्रोटीन की तरह बिहेव करेगा, या फिर साइटोस्केलेटन की तरह बिहेव करेगा. Spectrin is a long flexible protein that forms a network on the inner surface of the lipid bilayer. Ankyrin is a protein that binds to the spectrin to the integral and to the integral protein band 3. ये band 3 हो गया. इंटीग्रल प्रोटीन band 3 बोलोगे एंकायरिन. मोस्ट ऑफ द टाइम जब मतलब तुम हेरिडिटरी साइटोसिस पढ़ते हो, या फिर तुम जब क्लिनिकली इसको कोरिलेट करते हो, तो बैंड 3 और एंकायरिन को मतलब मोर और लेस एक ही टर्मिनोलॉजी में यूज़ कर देते हैं हम लोग, इसलिए मेरे से गलती भी हो गई. ठीक है, तो एक्टिन इज अ प्रोटीन जो हमें मालूम है कि जो स्पेक्ट्रिन को और अदर प्रोटीन्स के साथ बाइंडिंग करता है. ऑस्मोटिक बैलेंस इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन मेंटेन द शेप ऑफ द सेल. तो हमारे को पता चल चुका है कि शेप ऑफ द सेल को कैसे कैसे मेंटेन किया जा सकता है. लिपिड बाइलेयर मेंटेन करता है. ठीक है, लिपिड बाइलेयर मेंटेन करता है, साइटोस्केलेटन मेंटेन करता है, और कौन मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस.
तीनों के बारे में तुम लिख दोगे तुमको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी क्या होती है? ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ राइजोसाइट टू विथस्टैंड चेंजेस इन ऑस्मोटिक प्रेशर। आरबीसी का मेम्ब्रेन कितना ऑस्मोटिक प्रेशर को झेल सकता है, ठीक है, वो फटे बिना, ठीक है, हेमोलाइज हुए बिना, तो वो है ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी, ठीक है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द परसेंटेज ऑफ द एराइथ्रोसाइट्स दैट हेमोलाइज बर्न व्हेन दे आर सस्पेंडेड इन सॉल्यूशंस ऑफ द varying osmolality. Osmotic fragility is increased in the conditions where the erythrocyte membrane is weakened or damaged, और दिस कैन ऑकर इन द वैरायटी ऑफ कंडीशन, लाइक हमें मालूम है कि हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में भी ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी पे इफेक्ट आता है, मलेरिया पे भी आता है क्योंकि शेप बदल जाता है, जिसमें भी मतलब शेप बदल जाए पे आरबीसी का, सिकल सेल एनीमिया में भी शेप बदल जाता है आरबीसी का, हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में भी बाइकनकेव की जगह पे पूरा स्फेयर का हो जाता है, और मलेरिया में भी होता है। हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस ये कैसी बीमारी है जिसमें प्रेजेंस ऑफ फेरोसाइट्स दिखाई देता है, जो आरबीसी होते हैं पूरा पूरे वो एकदम गोलनुमा होने लग जाता है, स्फेरिकल शेप के होने लग जाता है। स्फेरोसाइट्स आर स्मॉल राउंड राइथ्रोसाइट्स दैट आर मोर फ्राजाइल, ये ज़्यादा फ्राजाइल है, मतलब बहुत जल्दी हीमोलाइसिस होने लग जाएगा इनका। हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस caused by the mutation in the genes that encode proteins in the erythrocyte membrane. प्राइमरी हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में एंकाइरिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। सेकेंडरी जो होता है उसमें स्पेक्ट्रिन हो सकता है, बैंड 3 हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सिम्टम्स ऑफ द हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस कैन वेरी फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, जिसमें बेसिकली वही सारे हीमोलाइसिस जो भी आरबीसीज के फटने से होंगे वो सारे सिम्टम्स देखने मिलेंगे, जैसे कि अनीमिया तो होगा ही सही, ठीक है, जॉन्डिस होगा, और स्प्लीन में भी जाके आरबीसी जमने लग जाएंगे तो स्प्लीनोमेगली भी, स्प्लीन भी बड़ी हो जाएगी तो स्प्लीनोमेगली होगा। ट्रीटमेंट ऑफ द हेरिडिटरी स्पेरोसाइटिस इज टिपिकली एम्ड इन प्रिवेंटिंग द हेमोलाइसिस एंड मैनेजिंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डिजीज। इन सम केसेस स्प्लेनेक्टोमी मे बी रिकमेंडेड, ठीक है। अब आते हैं तो थर्ड वाले क्वेश्चन में, जिसका नाम है इम्यूनिटी पे है, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंस पूछ के रखा हुआ है, और बी और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में पूछ के रखा हुआ है, और पूछ रखा हुआ है कि हाउ बी लिम्फोसाइट्स आर इंपॉर्टेंट इन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ द ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो चलो शुरू करते हैं। इनेट इम्यूनिटी क्या है? इनेट इम्यूनिटी जो फर्स्ट बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आती है, इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है। नॉन स्पेसिफिक होगा क्योंकि ये बर्थ से मिला हुआ है। इनेट इम्यूनिटी वो फिजिकल बैरियर्स आ जाएगा, सच एज स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, केमिकल बैरियर्स आ जाएगा, जो कि स्टमक एसिड्स होता है, टीयर्स होता है। आई गेस ये हेल्थ वाला जो टॉपिक था ना एनसीईआरटी का, तो उसमें भी मतलब जो तो मालूम होगा लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज के एकदम नीचे वाले साइड से स्टार्ट करता है। तो मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजी मतलब जो एमबीबीएस की है, मोस्ट मतलब मैं मोस्ट भी नहीं कह सकता, आई थिंक 30% ऐसी फिजियोलॉजी है जो कि एमबीबीएस के लेवल पे तुम जो एनसीईआरटी वगैरह या फिर जो क्लास 12 के नॉलेज से तुम उसको अपेयर करके पास कर लोगे, ठीक है। बाकी का जो 70% है उसमें ही मेन है, जिसमें तुम अगर ऑनर्स लाना चाहते हो या फिर पास करना चाहते हो तो तुमको एक्चुअली में किताबें खोल करके पढ़नी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें मालूम है कि फिजिकल बैरियर क्या क्या आएगा, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आएगा। केमिकल बैरियर क्या आएगा, स्टमक और टीयर्स आ जाएंगे। सेलुलर बैरियर्स क्या आ जाएगा, फेगोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स आ जाएंगे। अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है भाई? अक्वायर्ड इम्यूनिटी तो सेकंड लाइन वाली हो गई ना, क्योंकि इनेट इम्यूनिटी तो फर्स्ट लाइन है। अभी ये क्या होता है, इट इज़ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स दैट डेवलप्स ओवर टाइम एज बॉडी इज एक्सपोज टू डिफरेंट पैथोजेंस। अक्वायर्ड इम्यूनिटी इंक्लूड्स द ह्यूमरल इम्यूनिटी विच इज़ मेडिएटेड बाई एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंटीबॉडीज़ से होगी, और ये स्पेसिफिक होगी, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स दिखा रही होगी। वो नॉन स्पेसिफिक थी, ठीक है, एंड इननेट। और क्या होगा, ये एंटीबॉडीज़ होगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होगा, और ये टी सेल्स, जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है वो टी सेल्स के थ्रू मेडिएटेड होता है। तो मैं मालूम है इनेट इम्यूनिटी क्या है और अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब तुम लिख सकते हो। बी एंड डी लिम्फोसाइट्स आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द लिम्फोसाइट्स इन द बॉडी। बी लिम्फोसाइट्स जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए, हमें मालूम है। बी लिम्फोसाइट होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए, जितने भी एंटीबॉडीज़ बनती है वो सारी, और जितने भी टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए होता है। और जो बी लिम्फोसाइट्स होता है प्रोड्यूस इन द बोन मैरो और मैच्योर लिम्फ नोड्स में मिलता है। और जो दे हैव सम सरफेस रिसेप्टर्स दैट कैन बाइंड टू द स्पेसिफिक एंटीजन। व्हेन अ बी लिम्फोसाइट जहाँ जाके जाके जब एंटीजन के साथ बाइंड होता है वो एक्टिवेट होता है और वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर देता है। इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ मुझे खुद भी कैसा लग रहा है कि मतलब मैं कितना सुपरफिशियल बोल रहा हूँ,
लेकिन स्टिल पास होने के लिए और लास्ट टाइम के लिए मतलब इतना ही चीज़ लिखना पड़ेगा जिससे तुम पास हो जाओ, ठीक है। लेकिन अच्छे नंबर लाने हैं, ऑनर्स ऑनर्स लाना है तो मेरे बाकी के वीडियोज़ को भी एक बार ध्यान से देखना। द एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट कैन डिफरेंशिएट इनटू अ प्लाज्मा सेल और अ मेमोरी बी सेल। ये बेयर मिनिमम है भाई, ये वाला जितना भी मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट इतना तो याद करके लिख ही लेना एग्जाम में। तो इसने बस इस पैराग्राफ में यही मैंने बोला है कि बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनता है और मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स में मिलता है। और व्हेन बी लिम्फोसाइट बाइंड्स टू एन एंटीजन, और वो एंटीजन के साथ बाइंड होता है, वो प्रोलिफरेट करने लग जाता है और आगे चल करके वो डिफरेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल बना सकता है और मेमोरी बी सेल बना सकता है। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, प्लस जो प्लाज्मा सेल्स होंगे आगे चल के एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और स्पेसिफिक एंटीजन्स के साथ वो बाइंड करेंगे और उनको ख़त्म कर देंगे। मेमोरी बी सेल्स की अगर बात करोगे तो वो लॉन्ग लिव्ड होते हैं, हमें मालूम है मेमोरी से बी सेल्स एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो लॉन्ग लिव्ड बी सेल्स होते हैं और क्योंकि रिमेंबर करते हैं एंटीजन्स को दैट दे हैव एनकाउंटर, और वो वापस आने से बाद थोड़ा सा और क्विक रिस्पॉन्स देता है और बड़ा रिस्पॉन्स देता है। B lymphocyte plays an important role in regulation of the humoral immunity by producing antibodies. Antibodies can bind to the antigen and neutralize them, prevent them from infecting cells, and target them from destruction by phagocytosis. Here is a diagram of humoral immune response. एक बार देख लो। बेसिकली कोई है एंटीजन आया, फॉरेन पार्टिकल आया, वायरस आ सकता है, बैक्टीरिया आ सकता है, तो वो ह्यूमरल रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेगा होस्ट के अंदर या फिर सेलुलर रिस्पॉन्स एक्टिवेट करेगा होस्ट के अंदर। तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स हमें मालूम है बी सेल्स होता है, बी सेल्स के जो रिसेप्टर होंगे वो तुम्हारे बी सेल्स एक्टिवेट हो गए। बी सेल एक्टिवेट हो गए तो आगे चल के कि वो प्लाज्मा सेल्स को वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और वो एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाने लग जाएंगे और एंटीजन को वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो कोई एंटीबॉडी का डायग्राम ही तो है ये वाई शेप। ये सारी वाई शेप जो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू करे वो एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और दूसरी तरफ अगर तुम सेलुलर रिस्पॉन्स को देखोगे तो वो टी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे। टी सेल आगे चल के टी हेल्पर बनाएगा, टी साइटोटॉक्सिक बनाएगा। ये तुम प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताओगे, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि टी हेल्पर सेल में कौन सा CD का रिसेप्टर होता है, CD4 होता है या CD8 होता है, और टी साइटोटॉक्सिक टॉक्सिक में भी क्या होता है बताना तुम प्लीज़। तो आगे चल के ये TH सेल बनाता है और ये साइटोटॉक्सिक सेल्स बना सकता है और फिर फाइनली ये इन्फेक्टेड सेल्स को ये ख़त्म करता है। टी हेल्पर सेल्स ये साइटोकाइंस को वगैरह को रिलीज़ करके उसको ख़त्म करते हैं और जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होता है वो कॉन्टैक्ट किलिंग करते हैं। कॉन्टैक्ट किलिंग मतलब यहाँ पे वो इन्फेक्टेड सेल के साथ मिल जाएंगे, यहाँ पे ग्रैंजाइम्स बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, प्लीज़ यहाँ पे मेंशन कर देना। ग्रैंजाइम्स ग्रैंजाइम्स बनाते हैं, परफोरिन्स करते हैं। ग्रैंजाइम्स एंड परफोरिन्स, ठीक है। तो इसके थ्रू वो किलिंग करते हैं। अब ये देखो ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे लिख रखी है कि पैथोजन ने एंटर किया बॉडी में, ठीक है। पैथोजन को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने डिटेक्ट करा, ठीक है। एंथोजन प्रेजेंटिंग सेल ने एंटीजन को बी लिम्फोसाइट के पास पहुंचाया, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हुआ, डिफरेंशिएट हुआ प्लाज्मा सेल में, प्लाज्मा सेल ने बनाई एंटीबॉडीज़ ने जाकर के एंटीजन के साथ बाइंड करा, बाइंड करके उनको ख़त्म करा, फिर टारगेट डिस्ट्रक्शन भी कराया फैगोसाइटोसिस के थ्रू। मेमोरी बी सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। इफ द बॉडी इज एक्सपोज टू द सेम एंटीजन, मेमोरी बी सेल्स क्या करेंगे तुम्हें मालूम है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है ऑक्सन ओडीसी कर्व। ओडीसी कर्व में पूछ भी रहा है कि कौन कौन से फैक्टर मतलब उसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और राइट में शिफ्ट करेंगे और फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में पूछ रहा है। चलो शुरू करते हैं। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो होता है ना, इसको ना डिसोसिएशन कर्व के कहना मतलब एक इनकम्प्लीट टर्म है, इसको डिसोसिएशन एसोसिएशन कर्व भी कहना चाहिए। तो इट्स अ ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू द हीमोग्लोबिन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड, ठीक है। जो ये पार्शियल प्रेशर यहाँ पे तुम देख लो यार, ये पार्शियल प्रेशर एक्स और वाई एक्सिस में हमेशा गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तुम अकेले नहीं हो जो किस चीज़ में भूल भाल करते हो, ठीक है, सभी कोई करता है। तो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन वाला होगा वो इस वाले एक्सिस में होगा। किस वाले एक्सिस में, इसको एक्स कहते हैं गेस, ठीक है। इस वाले को वाई कहते हैं ना, तो वहाँ पे वो परसेंटेज है, ठीक है। ये जो डायग्राम है ना थोड़ा सा हेजी हो रखा हुआ है, ठीक है। मैं तुम्हें ग्रुप में शेयर कर दूंगा इस वाले सेम डायग्राम को, बट तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर और परसेंटेज सैचुरेशन के बीच का ये जो कर्व है, जो ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वही ओडीसी कर्व है। दिस कर्व इज सिग्मोइडल, ये भाई ये सिग्मोइडल होता है और स्टीप स्लोप होता है एट लो पार्शियल प्रेशर
of oxygen and a more gradual slope at the higher partial pressure of the oxygens. ठीक है, तो यहाँ पर देखो बोल के रखा हुआ है राइट शिफ्ट कब होता है, लेफ्ट शिफ्ट कब होता है। तो राइट शिफ्ट को याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा निमोनिक है, निमोनिक याद रख सकते हैं राइट शिफ्ट वाला, कैडेट, कैडेट फेस राइट, कैडेट, ठीक है, फेस राइट। तो कैडेट में जो सी है वो तुम्हें मालूम है कि CO2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ए से मतलब एसिड, अब एसिड तुम्हें बता ही सकते हो कि वो H+ को के अधिकता को कहेंगे, ठीक है। और एक और एसिड है जो कि एसिड को उन्होंने पढ़ा है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि उसके लास्ट में 8 आता है वर्ड, 8 तो 2,3-DPG, फॉस्फोग्लिसरेट, 8 आया ना लास्ट में, ठीक है। तो वो नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने पढ़ रखा, वो भी एक एसिड है, तो उसकी वजह से भी राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। कैट डेट डी हो गया, DPG भी बांध लो, ठीक है, DPG। ई से हो जाएगा एक्सरसाइज, ठीक है। और टी से हो जाएगा, बोलो क्या होना चाहिए, राइट, टेम्परेचर। तो इसका निमोनिक बहुत सिंपल सा है, कैडेट फेस राइट। कैडेट मतलब वही होता है ना जो यंग रिक्रूटमेंट होता है, जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होता है आर्म फोर्सेस में या फिर पुलिस ऑफिसर्स के बीच में, उसको कैडेट कहते हैं। तो कैडेट फेस राइट, यही तुम्हें याद रखना है, तुम्हें पता चल जाएगा कि राइट शिफ्ट कहाँ पे होने वाला है और लेफ्ट शिफ्ट कहाँ पे होने वाला है। बहुत ही ईजी है, चलो बोल देख ले, देख तुम्हें समझ में आ गया ना, ये टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा है। फैक्टर्स दैट शिफ्ट द ओडीसी, तो मैं मालूम है पीएच हो सकता है, पीएच मतलब एसिडोसिस होगा, तो शिफ्ट द ओडीसी ओडीएचसी टू द राइट, ठीक है। मैं मालूम है कि राइट में अगर शिफ्ट होने वाला है, तो राइट में शिफ्ट होने का मतलब क्या, अगर देखो यहाँ पे अगर कोई चीज़ राइट में शिफ्ट हो जा रही है, यहाँ पे राइट में शिफ्ट हो गई और ये एक नॉर्मल शिफ्ट नॉर्मल थी, तो बेसिकली इसका मतलब यही हो जा रहा है कि हैज़ अ लोअर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड रिलीजेज ऑक्सीजन मोर इजीली। अब उसके पास एफिनिटी कम हो गई है और वो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को रिलीज कर पा रहा है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट इन द टिश्यूज वेयर द हाई मेटाबॉलिक रेट एंड द लॉट्स ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस सच एज मसल्स एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो टिश्यूज़ के लेवल पे ये बहुत ही अच्छा रहता है, और एकदम जो नीचे नीचे के कंडीशन पे रहता है वो एकदम ही अच्छा, ये वाला इस चीज़ को वो फेवर करता है। ये वाला लाइन याद रख लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट इन टिश्यूज वेयर द हाई मेटाबॉलिक एंड द लॉट्स ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड। टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर में क्या होता है कि टेम्परेचर की वजह से भी राइट शिफ्ट हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन का लोअर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन होता है और रिलीजेस मोर ऑक्सीजन इजीली। और दिस इज इंपॉर्टेंट द टिश्यूज वेयर, फिर से टिश्यूज़ की बात करें क्योंकि वहाँ पे मेटाबॉलिक रेट हाई रहता है और लॉट्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, हो सच एज लिवर। 2,3-DPG. 2,3-DPG is a molecule that binds to the hemoglobin and reduces the affinity for oxygen. An increase in 2,3-DPG वो राइट में शिफ्ट करेगा, मैं मालूम है मॉली में ये सुनेमोनी के थ्रू। दिस इज इंपॉर्टेंट इन द टिश्यूज वेयर द ऑक्सीजन इज नीडेड सच एज मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब क्या होता है, CO2 binds to the hemoglobin and tightly than the oxygen, conforming the carboxy hemoglobin. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन, सो शिफ्ट टू द लेफ्ट। ये वाला चीज़ याद रखना भाई, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो होता है उसमें तुम बस इतना बोलना है कि लेफ्ट में शिफ्टिंग होती है, ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट में होता है। फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ODH ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का? इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स द ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू द टिश्यूज वेयर इट नीडेड द मोस्ट। द सिग्मॉइड शेप ऑफ द कर्व अलाउज द हीमोग्लोबिन टू लोड अप द ऑक्सीजन इन द लंग्स, ठीक है। अगर वो सिग्मॉइड शेप का ना होता तो फिर वो लंग्स में लोडिंग नहीं कर पाता ऑक्सीजन का, और वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज़ हाई, और रिलीज़ भी नहीं कर पाता टिश्यूज़ में जहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है लोअर है, वहाँ पे जहाँ पे टिश्यूज़ की तरफ। तो सिग्मॉइड शेप का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लंग्स में तुम जाओगे तो पार्शियल प्रेशर हाई है, तो वहाँ पे वो सिग्मॉइड शेप का है, वो आराम से लोडिंग करता है, और टिश्यूज़ के पास डी लोडिंग करता है क्योंकि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर लो है। तो दिस the factors that shift the ODC are also important because they allow the body to respond to the changes of the oxygen demand. For example, when the body is exercising, exercise हो रहा है तो तुम बताओ क्या होगा, राइट या लेफ्ट? राइट होगा ना। The pH of the muscle decreases, the temperature of the muscles increases, and the concentration of the 2,3-DPG in the muscles increases. All of the changes ये शिफ्ट करेगा राइट को और मेकिंग इट ईजियर फॉर हीमोग्लोबिन टू रिलीज ऑक्सीजन टू द मसल्स।
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द इन्यूमरेट द वेरियस फंक्शन ऑफ लिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वेरियस फंक्शन ऑफ द लिवर बोल रहे हो, तो मैं आंसर देखने से पहले तुम कितने फंक्शन को सोच सकते हो, प्लीज़ तुम खुद सोच के बताओ। ठीक है, इसके बाद क्या है कि वो बाइल सॉल्ट्स के बारे में पूछेगा, उसके बाद तुमको डाइजेशन ऑफ फैट में उनके रोल के बारे में पूछेगा। तो देखो यार, ये 500 से ज़्यादा एसेंशियल फंक्शंस करता है लिवर। और सबसे पहले इसमें क्या है, तो सबसे पहला तो देख लो डाइजेशन है, फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म है। डाइजेशन क्यों? क्योंकि वो बाइल वाइल को निकालता है, तो वो तो डाइजेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करेगा। मेटाबॉलिज्म होगा क्योंकि वो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी मैक्रो उनको होगा उनको ब्रेक डाउन कर रहा हो रहा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं। डिटॉक्सिफिकेशन तो भूल ही नहीं सकते ना तुम, क्योंकि वो सारे जो साइटोक्रोम्स वगैरह हैं, तुम्हें मालूम है साइटोक्रोम्स P450 एंड ऑल, तो उन सब का टॉक्सिन्स वॉक्सिन्स का भी रिमूवल होता है। जो ड्रग्स का कितना सारा मतलब जो कॉन्जुगेशन वाला सब रिएक्शन होता है, फेज 2 रिएक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है, सारे के सारे मतलब तुम्हारे तो लिवर में ही हो रहे होते हैं। स्टोरेज की अगर बात करोगे तो स्टोरेज में भी ग्लूकोज को स्टोर कर रहा होता है, मालूम ही होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज कर रहा होता है। ग्लाइकोजन को तो कौन कौन स्टोर करता है? लिवर करता है, मसल करता है, ठीक है। आयरन को भी स्टोर करता है, विटामिन को भी स्टोर कर रखा होता है, इम्यून के भी फंक्शन को भी वो अपना अंजाम दे रहा होता है। कौन? लिवर। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, तो उसका नाम है बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एम्फीपैथिक के बारे में भी हम लोगों ने उसमें पढ़ा ना, आरबीसी के मेम्ब्रेन में लिपिड के लेयर के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है जिसका मतलब यही होता है कि उसके पास हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होता है जो कि वाटर लविंग होगा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होगा जो कि वाटर फियरिंग होगा। इसकी वजह से क्या होता है, ये फैट के एमल्सिफिकेशन में हेल्प कर पाते हैं। फैट जो लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर पाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, फैट डाइजेशन वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो टू ब्रेक डाउन द फैट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी एब्सॉर्ब बाय द बॉडी. Bile salts are produced in the liver and stored in the gallbladder. When food enters the small intestine, the bile released from the gallbladder and enter into the small intestine. The bile salt then emulsify the fats into the food, making it easier for fat digesting enzyme to break down the fats into smaller molecules that can be absorbed by the body. चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे मैं फैट ग्लोब्यूल बना रहा हूँ, मैंने बना दिया फैट का ग्लोब्यूल बना दिया एक मैंने, ठीक है। यहाँ से कुछ बाइल सॉल्ट्स आएंगे और क्या आएगा, फॉस्फोलिपिड आएगा। ये फॉस्फोलिपिड आ गया, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स एंड फॉस्फोलिपिड आए, और ऑफ कोर्स इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इमल्सिफिकेशन। अब ये एक चीज़ बनाता है जिसका नाम होता है ट्राइग्लिसराइड। फैट के अंदर यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड ले लेता हूँ मैं। ये ट्राइग्लिसराइड हो गया, और यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स इस पे आके लग चुके हैं। मैं ये जो बाइल सॉल्ट है ना, सपोज करो बाइल सॉल्ट को मैं ना दूसरे कलर से बनाता हूँ कि बाइल सॉल्ट्स है, तो यही बाइल सॉल्ट्स मान लो कि यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लग गए। फॉस्फोलिपिड्स भी आकर के यहाँ पे, फॉस्फोलिपिड्स को मैं दूसरे कलर से फिर से बनाता हूँ, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स भी आके लग गए, ठीक है। तो अब ये अगला फर्दर स्टेप में क्या होगा, लाइपेज होगा, यूनोलाइपेज, और एक और एंजाइम होता है इसका नाम होता है कॉलीपेज। ये सारे आते हैं और इसको फर्दर वो फैटी एसिड में और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है, ठीक है। मोनोग्लिसराइड में तोड़ दिया, ये सिंगल बना दिया मोनोग्लिसराइड। अब वो मोनोग्लिसराइड होगा, अगर चल के आगे की एक चीज़ बनाएगा जिसका नाम होता है मिसिलीस होल्डिंग स्टेशन। यहाँ पे क्या होता है, ये जो पुराने फॉस्फोलिपिड्स हैं मैंने ग्रीन से बना दिए, और बीच बीच में मोनोग्लिसराइड्स आके लगेंगे, और इनके साथ कौन रहेगा, बाइल सॉल्ट्स रहेगा। ये बाइल सॉल्ट्स आ गया, तो ये हो गया पूरा का पूरा मिसलीज होल्डिंग स्टेशन। तो ये डायग्राम अगर तुम बना पाते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। हावेवर तुम इतना लिख के भी आ जाओगे तो भी तुम्हारे को पासिंग नंबर तो मिल ही रहे हैं।
तो देखो यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स में सबसे पहला है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन इमल्सिफिकेशन में bile salts break the large fat globules into smaller droplets, making it easier for fat digesting enzyme to break down the fats। पता है तुम्हें। मिसलिस का फॉर्मुलेशन क्या होता है? bile salts form मिसलिस which are spherical structures with a hydrophilic exterior and a hydrophobic interior। हाइड्रोफोबिक इंटीरियर होता है, हाइड्रोफिलिक एक्सटीरियर होता है। और ये क्या करता है? डिजोल्व द फैटी एसिड्स मेकिंग दम अवेलेबल फॉर टू बी एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइनल सेल्स। एब्जॉर्प्शन की अगर बात करोगे, एब्जॉर्प्शन बाइल सॉल्ट्स प्रोमोट्स द एब्जॉर्प्शन of the fatty acids, cholesterol, and other fat-soluble vitamins। So bile salts are essential for digestion and absorption of fat. Without bile salts, the body would not be able to absorb fat properly, which could lead to malnutrition and other health problems। ये सारी सारी की चीज़ें सब माहौल बनाने के लिए लिखी जाती हैं। जब तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है और पेज भरना ही है, वैसे भी मैंने तुम्हें एक टॉपिक में बता के रखा हुआ है कि कंक्लूजन वाले पार्ट में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ता है। कभी भी आंसर के तुम्हारे 4 पार्ट होते हैं, आई डी बी सी। ठीक है, प्लीज़ इस कोई भी आंसर को आई डी बी सी के फॉर्म में ही लिखोगे। प्लीज़ उस एक मैंने वीडियो को डिटेल में इसको समझा के रखा हुआ है, उस वीडियो को जरूर से देख लेना। क्योंकि हाउ टू गेट एन ऑनर्स या फिर हाउ टू अटेम्प्ट अ थ्योरी पेपर इन फिजियोलॉजी। तो वहाँ पे क्या होता है, अगला आ चुका है शॉर्ट नोट के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय अ डॉक्टर? ठीक है, ये तो ये इसका आंसर कौन बताएगा भाई? तो मतलब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन वो होने नीचे कौन बताएगा कि मतलब डॉक्टर का मतलब क्या होता है। तुम्हें कोई यूनिवर्सिटी बताएगी या फिर तुम्हारा खुद का अंदर का एथिक्स बताएगा, तुम्हारा ईमान बताएगा, दुनिया वाले बताएंगे, कौन बताएगा? मतलब जस्ट ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब शॉर्ट नोट में कौन देता है ऐसे क्वेश्चन को? चलो ठीक है। A doctor is a person who is licensed to practice medicine and treat diseases and injuries। A doctor attend medical school and complete a residency program in a specific area of medicine such as family medicine। ये सब बेकार है, ये सब मत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और पीडियाट्रिक्स बस इतना ही लिख दो। ठीक है, इतना 2 लाइन ही लिखो, ज़्यादा इतना भी माहौल नहीं बनाना होता। The doctors play a vital role in the society by helping people and maintain their health and well-being। ये मैं मानता हूँ। और they provide preventive care such as immunization and screening, and they also diagnose and treat illness and injuries, correct? uh, when doctors also play an important role in research and education, helping to develop new treatments and technologies to train future doctors। हाँ, सही है। ये तो ये मैं भी यही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो टेक्नोलॉजी को वो कर रहा हूँ ना, ताकि फ्यूचर डॉक्टर्स भी ट्रेन हो जाए थोड़े। लाइक कर दो ना इसी बात पे वीडियो को। चलो, फिर डायग्नोज एंड treat diseases and injuries। डॉक्टर यूज़ देयर नॉलेज एंड स्किल्स टू डायग्नोज वाइड रेंज ऑफ मेडिकल कंडीशंस, और उसके बाद वो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, टेस्ट को ऑर्डर करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिकेशन को। प्रोवाइड प्रिवेंटिव केयर अगर तुम्हें बताते हैं कि यार तुम ना स्क्रीनिंग वगैरह कराओ, इम्यूनाइजेशन मतलब ये सारे वैक्सीन वगैरह लो, ताकि मतलब डिजीज़ कोई हो ही ना। एडुकेट द पेशेंट्स अबाउट देयर हेल्थ। ठीक है, पेशेंट को अपने हेल्थ के बारे में बताओगे कि भैया तुम गंदे मतलब ये सड़क पे खड़ा हुआ हुआ जो फुचका वाला है उसके हाथों का मत खाया करो यार। ठीक है, वो जो तुम मैगडी में जा करके मतलब वो मकालू टिक्की खा रहे हो, वो अच्छा चीज़ थोड़ी है। तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि वो तुम्हारे हेल्थ वेल्थ पे सारी चीज़ें आते हैं। और चलो मैं अपना भी एक प्रमोशन कर देता हूँ, मेरा खुद का भी एक चैनल है। ठीक है, व्हाट्सएप में मैं बहुत अच्छे अच्छे हेल्थ के टिप्स ही देता हूँ। तो वो टिप्स को भी तुम कॉपी पेस्ट करके खुद का भी एक चैनल बना सकते हो। इतना इतना मतलब कौन करेगा यार? कोई नहीं करता। प्लीज़ वो वाले चैनल को भी तुम मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग करके उस चैनल का भी तुम मेंबर बन सकते हो। कोलाबोरेट विथ अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। देखो मैं तुम्हारे साथ भी तो कोलाबोरेट ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोलाबोरेट करो दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ, नर्सेस के साथ, फार्मासिस्ट के साथ, सोशल वर्कर के साथ, और मतलब अच्छे काम करो यार। और क्या इसमें मैं क्या बताऊँ? ये सारे ये डॉक्टरी वाली चीज़ें थोड़ी, फिजियोलॉजी वाली चीज़ें थोड़ी हैं। स्टिल मोरल साइंस वाला सब टॉपिक है, ये आ ही रहा है। तुम देखना हर एक साल में एक ही क्वेश्चन आ रहा है, ताकि मतलब एग्ज़ाम में जाओ तो तुम कुछ तो लिख पाओ। ठीक है, ये बहुत सही लाइन है, देखो मजाक में मत लियो एकदम। डॉक्टर्स आर हाईली स्किल्ड, सही बात है यार, स्किल्ड हैं, नॉलेजेबल प्रोफेशनल्स है यार, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, विच प्ले हु प्ले अ वाइटल रोल इन सोसाइटी। ठीक है, दे आर डेडिकेटेड ऑफ हेल्पिंग पीपल एंड मेंटेन देयर हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, कहाँ से अपनी हेल्थ और वेलबींग बन रही है यार? ठीक है, दे मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड देयर ओन पेशेंट्स। चलो ठीक है, इसको तुम आंसर की तरफ ही लेना, सटायर के तौर तौर पे मत लेना प्लीज़। चलो,
अगला है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वो अनीमिया होगा जिसमें आरबीसी की साइज़ बढ़ जाएंगी और B12 का डेफिशिएंसी हो जाएगा। 2023 के पेपर में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को भी मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है डायमॉर्फिक एनीमिया के केस में, गैस्ट्रेक्टोमी के केस में। Megaloblastic anemia is a type of anemia characterized by the presence of large immature red blood cells called megaloblasts. It is caused by the deficiency of vitamin B12 और folate। और देखो विटामिन B12 अलग है और फोलिक एसिड बोलेगा ना, दैट इज विटामिन B9। ठीक है। टू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। विटामिन B12 इज फाउंड इन द एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज मीट, पोल्ट्री और फिश एंड एग्स। ये सारे सारे मतलब जो तुम्हारे नॉनवेज खाने में होगा उसमें होगा। और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, ठीक है, और फ्रूट्स में होता है, बीन्स में होता है, होल ग्रेन्स में होता है। ये सारी चीज़ें में भी हो सकता है तुम्हारे विटामिन B12 मिल सकता है। मतलब बेसिकली अगर तुम हॉस्टल में रह रहे हो तो यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन B12। ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ सिम्टम्स इंक्लूडिंग फटीग होगा, मतलब कमजोरी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, पेल स्किन हो जाएगी, स्मूथ और सोर टंग हो जाएगा। इन केस सीवियर केसेस इट कैन लीड टू न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सच एज नमनेस एंड टिंगलिंग पैरेस्थीसियाज मैंने बोल के रखा हुआ था। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज डायग्नोज्ड विद अ ब्लड टेस्ट। Treatment typically involves taking vitamin B12 for the folate supplements. Causes क्या क्या हो सकते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी के? परनीशियस एनीमिया हो सकता है। परनीशियस एनीमिया क्या हो सकता है? जिसको इसका नाम होता है एक ऑटोमिन डिजीज़ है ये, जो कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होने ही नहीं देती ना, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का डेफिशिएंसी होने लग जाता है। और गैस्ट्राइटिस होगा। गैस्ट्राइटिस में भी मतलब ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाएगी लाइनिंग ऑफ द स्टमक में, तो फिर भैया वो पैराइटल सेल्स कैसे ही काम करेंगे, वो सारे वो जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो कैसे ही काम करेंगे, एब्जॉर्प्शन होगा ही कैसे। सीलियक डिजीज़ को कहते हैं ना, सीलियक मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम और सीलियक डिजीज़ एक ही नाम है। ठीक है। तो ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें मतलब पेशेंट को कुछ भी खाएगा पिएगा बेचारे को लगेगा ही नहीं। ठीक है। बहुत ही पतला दुबला सा पेशेंट हो जाएगा। उसको मतलब वो हम लोग देते हैं ना, सीलियक डिजीज़ में वो होता है ना, उफ मैं भूल रहा हूँ, एक टर्म होता है वो, एक बहुत अच्छा खासा अमेजोन पे मिलने वाला एक ब्रांड का वो भी है। तो किसी को अगर वो टर्म याद आ रहा है, वो जो एक फूड का एक सप्लीमेंट होता है, जो वो फोई फूड दिया दिया जाता है, क्विनिया की क्या सा नाम है एक ऐसा, वो देते हैं उनको, मतलब खिलाते हैं। और क्रॉन्स डिजीज़ होगा। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है। अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये भी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है। IBD के कॉमन एग्जांपल्स हैं। इनके बिना तो फिजियोलॉजी अधूरी है, इनके बिना तो मेडिसिन अधूरा है। इन दोनों डिजीज़ के बिना डाइजेस्टिव सिस्टम का ये लोग मेन कंपोनेंट ही है। फोलेट की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। वो फोलेट की डेफिशिएंसी कैसे कैसे हो सकती है? पुअर डाइट, मतलब खाना पीना ही नहीं मिल पा रहा सही से। प्रेगनेंसी में भी फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी फोलेट की डेफिशिएंसी होती है। और मेथोट्रेक्साइड भी अगर खाओ तो फोलेट की डेफिशिएंसी होती है। ये तो तुम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो तुमको मालूम ही होगा, ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है। फेनिटॉइन भी एक को जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। मेथोट्रेक्स है तो हम लोग कैंसर और या फिर बहुत सारे ऑटोमिन कंडीशन में देते हैं, और फेनेटॉइन हम लोग देते हैं एंटी एपिलेप्टिक, जिसको मिर्गी के दौरे आता है उनमें फेनेटॉइन देते हैं। तो इन कंडीशन में भी फोलेट की डेफिशिएंसी हो सकती है। अल्कोहल पीने से भी फोलेट की डेफिशिएंसी हो सकती है। सिम्टम्स ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ट्रीटमेंट वही है कि मतलब उनको उसको विटामिन B12 या फिर उसके इंजेक्शन वगैरह देके ठीक करेंगे। प्रिवेंशन कैसे करना है? प्रिवेंशन वही है कि मछली खाओ, अंडे खाओ, ठीक है, अच्छा खाना खाओ, ठीक है। अगर कुछ नहीं खा सकते हो तो डॉक्टर के पास आओ, इंजेक्शन लो, घर जाओ, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्सप्लेन वाई पे आ गया हम लोग। पैनक्रियास इज नॉट डाइजेस्टेड बाय पावरफुल प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम्स सेक्रेटेड फ्रॉम इट। पैनक्रियास के पास खुद के इतने सारे एंजाइम्स हैं, लेकिन वो खुद को मतलब के सेल्स को डाइजेस्ट नहीं कर रहे। अगर खुद को सेल्स को डाइजेस्ट करने लगेंगे तो उस बीमारी का नाम क्या है? पैनक्रेटाइटिस। ठीक है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मतलब 50% ही चांस होते हैं पेशेंट के सर्वाइवल के। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो खुद को डाइजेस्ट नहीं होने देते हैं। द एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इन द इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उनका नाम होता है जाइमोजेंस। ठीक है। तो जाइमोजेंस वो एक्टिवेट तभी होते हैं जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, और वो जब उनको फूड को डाइजेस्ट करने का होता है। पैनक्रियास एक म्यूकस लाइनिंग के थ्रू भी प्रोटेक्टेड होता है। और पैनक्रियास जो एंजाइम्स होते हैं वो कंपार्टमेंटलाइज्ड है, ठीक है, उनके अलग अलग कंपार्टमेंट में रखा हुआ है। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सो स्टोर्ड इन द स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स इन द पैनक्रियास कॉल्ड एसिनार सेल्स के अंदर वो स्टोर्ड है। तो वो कंपार्टमेंट के अंदर है, तो फिर वो बाहर जा कर के अपना मतलब ऐसा उपद्रव करने का उनको अलग सा कोई मूड नहीं बनता, ठीक है। तो फिर अगला चीज़ है द पैनक्रियास ऑल्सो प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ प्रोटीन्स दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसका नाम है क्या है? कुछ कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी बनाते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से डायरेक्टली इनहेरेंट वो देता है, प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, जिसका नाम होता है PSTI। PSTI पैनक्रेटिक ट्रिप्सिन इनहिबिटर। जो
ट्रिप्सिन की एक्टिविटी को ही मतलब इनिबिट करके रखता है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम्स पैनक्रियाटिक अमाइलेज इनिबिटर पास, ठीक है, पास एक्टिविटी ऑफ अमाइलेज को इनिबिट करके रखता है। और PLI है जो कि पैनक्रियाटिक लाइपेज इनिबिटर है, जो कि लाइपेज की एक्टिविटी को इनिबिट करके रखता है। अगला चीज़ है नॉर्मल सेल वॉल्यूम एंड द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द सोडियम पोटेशियम ATPase। तो तुम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ो कि मतलब देखो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप का ना बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसमें से एक फंक्शन तुम्हारा ये सेल का वॉल्यूम भी है। मैं बाकी सारे फंक्शन भी बोल दे रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो देखो यार, सबसे पहला जो उसका फंक्शन होता है इट ओपोजेस, लिख देता हूँ यहाँ पे, इट ओपोजेस डोनन्स इक्विलिब्रियम, ये लिखना है। डोनन्स इक्विलिब्रियम को अपोज करता है। चलो सेल वॉल्यूम को भी लिख लेता है, सेल वॉल्यूम का रेगुलेशन करता है। कैसे करता है अभी देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। थर्ड है कि रिचार्जिंग द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द सेल्स, ठीक है, जैसे कि सेल रिचार्जिंग फॉर फर्दर एक्साइटेशन। एक सेल हो गया ना, जैसे कि वो रीपोलराइज हो चुका है, वापस उसको डीपोलराइज करना है, तो इम्पल्स को मतलब वापस से इम्पल्स लाने के लिए पोटेशियम का बाहर पोटेशियम होगा और सोडियम अंदर होगा। तो ये सोडियम पोटेशियम ATPase की वजह से हो रहा होता है। BMR का भी रेगुलेशन करता है। 40% जो BMR का जो रेगुलेशन होता है वो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप के थ्रू ही होता है, ठीक है। और न्यूरॉन्स में तो 70% इन न्यूरॉन्स, ठीक है। और ये ना एक इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी है, ठीक है। ये वाला आता है भाई, इलेक्ट्रोजेनिक पंप है जो RMP में, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, माइनस, बताओ बताओ, -4 mV का होता है, ठीक है। और ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को मैं बोलूँ कि कौन कौन इसके एक्टिवेटर होता है, स्टिमुलेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो एल्डोस्टेरोन होता है, ठीक है। थायराइड हॉर्मोन्स हो सकता है, थायराइड हॉर्मोन्स, और हो सकता है इंसुलिन, इंसुलिन। इसके इनिबिटर कौन हो सकता है, इसके इनिबिटर होगा डिजिटैलिस, इसका इनिबिटर होगा डायूरेटिक्स, इसका इनिबिटर होगा डोपामीन, जितने भी DD वाले सारे चीज़ें हैं। तो प्लीज़ ये सारे चीज़ों को याद रखना। सोडियम पोटेशियम ATPase एक पंप एक अच्छा क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में आ ही सकता है, ठीक है। अब इसके बाद ये देख लेते हैं कि कैसे सेल का वॉल्यूम मेंटेन करता है। तो देखो क्या होता है कि बोल के रखा हुआ है क्या यहाँ पे, आयन पम्प दैट ट्रांसपोर्ट द सोडियम एंड पोटेशियम आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट दैट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, दिस क्रिएट्स अ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दैट हेल्प्स द सेल टू मेंटेन द सेल वॉल्यूम। अब ये जो अगर सोडियम पोटेशियम ATPase में अगर सही से काम करेगा तो 3 सोडियम को बाहर लेगा और 2 पोटेशियम को अंदर लेगा सेल के, ठीक है। दिस क्रिएट्स अ नेट लॉस एंड ऑफ दी, मालूम ही हमें कि नेट लॉस हो जाएगा 1 पॉजिटिव का, इसलिए अंदर नेगेटिव रह जाता है। तो नेगेटिव जो चार्जेस अंदर रह जाता है वो अट्रैक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल को इनसाइड द सेल, ठीक है, ताकि सेल का वॉल्यूम मेंटेन रहे। अगर अंदर नेगेटिविटी है तो वो थोड़ा सा पानी के मॉलिक्यूल्स को अंदर खींचेगा ताकि वॉल्यूम मेंटेन रह पाए। द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ऑफ द सोडियम पोटेशियम ATPase पंप ऑल्सो हेल्प्स to regulate the cell pressure. The sodium ions are pumped out of the cells by replaced by the water molecule. This keeps the pressure inside the cell equal to the pressure outside the cell. If sodium potassium ATPase pump is not working properly, the cell becomes swollen. ठीक है, अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो सेल तो swollen ही होगा ना, ठीक है, और shrunken भी हो सकता है. This can lead to the variety of the problems including the cell death, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है कि here some examples how sodium potassium is found in one regulating volume and the pressure. Basically कहाँ कहाँ पे वो काम करता है, अगर रेड ब्लड सेल्स में RBCs का अगर अंदर अच्छे से काम ना करे तो हीमोलाइसिस हो जाएगा, मसल सेल्स में अगर अच्छे से काम ना करे तो फटीग और क्रैम्प्स आने लग जाएंगे मसल सेल्स में, अगर नर्व सेल्स में अच्छे से काम ना करे तो हमें मालूम है कि सीजर्स वगैरह आने लग जाएंगे। कोरोनरी परफ्यूजन डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग हार्ट रेट। बोल क्या रहा है, कोरोनरी परफ्यूजन, कोरोनरी मतलब जो हार्ट का खुद का जो परफ्यूजन है वो कम हो जाएगा अगर हार्ट रेट बढ़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि डिक्रीज डायस्टोलिक फिलिंग टाइम हो जाएगी, जो डायस्टोल में जो फिलिंग टाइम होगी वो कम हो जाएगी, याद रखना है। द हार्ट इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ द टाइम टू फिल द ब्लड विथ ईच साइकिल एट हायर हार्ट रेट्स द डायस्टोल द पीरियड ऑफ द टाइम विद द व्हेन द हार्ट इज रिलैक्सड। हमें मालूम है डायस्टोल क्या होता है।
इज़ शॉर्टर। अगर हायर हार्ट रेट्स में हमें मालूम होगा डायस्टोल शॉर्टर होता है। इनफैक्ट जो डायस्टेसिस वाला जो पार्ट होता है ना, डायस्टेसिस, कार्डियक साइकिल वाले लेक्चर को देखना, डायस्टेसिस वाला जो पार्ट होता है वो सबसे पहले हार्ट डिमिनिश कर देता है, खत्म ही कर देता है उस डायस्टेसिस वाले पार्ट को। ठीक है, तो डायस्टोल शॉर्टर हो जाता है। दिस मीन्स द हार्ट हैज़ लेस टाइम टू फिल द ब्लड विच कैन लीड टू द डिक्रीज इन द कोरोनरी परफ्यूजन। इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। अब हायर हार्ट रेट है तो ऑक्सीजन की डिमांड तो बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए तो हम लोग क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं ना। ठीक है, अब क्योंकि हार्ट रेट को कम करेगा बीटा ब्लॉकर, एक क्वेश्चन तो था। ठीक है, 2023 में। इट इंक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड कैन लीड टू द डिक्रीज इन द कोरोनरी परफ्यूजन इफ कोरोनरी आर्टरीज आर अनेबल टू डिलीवर ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट मसल, मालूम है हमें। और क्या होता है, इंक्रीज कोरोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस। अब क्या होता है, कोरोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। हायर हार्ट रेट्स में क्या होगा, कोरोनरी आर्टरीज स्लाइटली कंस्ट्रिक्ट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी के, इंक्रीज रिलीज ऑफ द वेसो कंस्ट्रक्टिंग हार्मोन्स के, कोरोनरी वेसो कंस्ट्रक्शन फर्दर डिक्रीज द कोरोनरी परफ्यूजन। तो बेसिकली कोरोनरी परफ्यूजन क्यों क्यों कम हो रहा है, क्योंकि डायस्टोलिक फिलिंग टाइम कम है। दूसरा, ऑक्सीजन का डिमांड कम हो रखा हुआ है। तीसरा, कोरोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है क्योंकि कोरोनरी का वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। मसल इज अ मशीन ऑफ फॉर कन्वर्टिंग केमिकल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो एक मशीन होता है उसका नाम है मसल। तो मसल क्या करता है कि कन्वर्ट द केमिकल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। का मतलब क्या होता है, बिकॉज इट यूजेज द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द एटीपी टू प्रोड्यूस द मूव फोर्स एंड मूवमेंट। बेसिकली केमिकल मतलब एटीपी और मैकेनिकल मतलब वही वर्क जो भी कर रहे हो तुम। तो एक अब वही बेसिकली मसल का जितना भी मसल कॉन्ट्रैक्शन का जितना भी प्रोसेस है वो तुमको लिख देना होगा। ठीक है, लेकिन जो जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। एटीपी इज अ मॉलिक्यूल दैट स्टोर्स द एनर्जी में मालूम है, हाई एनर्जी फॉस्फेट के बॉन्ड में होता है। व्हेन अ मसल नीड्स टू कॉन्ट्रैक्ट इट ब्रेक्स डाउन द एटीपी इनटू द एडीपी एंड अनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसकी वजह से एनर्जी निकलती है और वो पावर और मूवमेंट में यूज़ होता है। कौन कौन से प्रोटीन यूज़ करते हैं उसको, एक्टिन और मायोसिन उसको यूज़ करता है। एक्टिन मायोसिन दो मेन टाइप के मसल प्रोटीन है। एक्टिन फिलामेंट्स थिन और फ्लेक्सिबल होता है, एक्टिन थिन और फ्लेक्सिबल होता है। मायोसिन क्या होता है, मायोसिन थिक और रिजिड होता है। मायोसिन जो हेड्स होते हैं वो एक्टिन फिलामेंट्स के साथ जाके बाइंड करता है और एटीपी जब ब्रोकन डाउन होता है वो पुल करता है और बेसिकली हमें मालूम है कि पावर स्ट्रोक लगता है। मसल कन्वर्ट्स द केमिकल इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। और यहाँ पे बहुत कुछ कुछ टॉपिक के बारे में बताया जाएगा कि सार्कोलेमा क्या है। ठीक है, फिर टी ट्यूब्यूल्स क्या है, फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है जिसके अंदर कैल्शियम स्टोर होता है। टी ट्यूब्यूल्स में मालूम है कि जो ऐसे करके अंदर से ऐसे ट्रांसवर्स करके टी ट्यूब्यूल्स आ रहे हैं। ठीक है, इन्वेजिनेशन है जो सार्कोलेमा पे वो है, और सार्कोलेमा तो हमें मालूम है कि मसल का वो है साइटोप्लाज्म है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, द सार्कोप्लाज्म लेमा इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इट कंटेन्स आयन चैनल्स that allows the sodium, potassium, calcium ions into the movement into and out of the cells. तो टी ट्यूब्यूल से हमें मालूम है कि इन्वेजिनेशन होता है सार्कोलेमा का, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मालूम है कि वो ऐसा चीज़ है जिसके अंदर कैल्शियम स्टोर्ड पड़ा हुआ है, और मायोफाइब्रिल्स वो होता है जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स होता है। अब मसल जब भी स्टिमुलेट होगा बेसिकली तुमको सारे के सारे तुमको बताना कि एटीपी को यूज़ हो रहा है, तुम पूरा का पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट को लिख सकते हो, तो बहुत ही अच्छा बात है। अब देखो, ऑनर्स क्वेश्चन है ये वाला, और इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई का। हेमाटोक्रिट इज ऑफ द वेनस ब्लड इज मोर देन दैट ऑफ आर्टेरियल ब्लड। तो सबसे पहला आंसर अगर तुमको ये वाला कोई क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहला आंसर तुमको बोलना पड़ेगा क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर फिनोमेना। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर फिनोमेना बोलना होगा। उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में मैं तुम्हें ऑनर्स वाला पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार ये लिखना, यहाँ पे मैंने 2 लिख रखा हुआ है, लेकिन तुम प्लीज़ सबसे पहले प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहला पॉइंट तुम हैमबर्गर इफेक्ट को या फिर क्लोराइड शिफ्ट को ही लिखोगे। तो होता यूँ है कि जैसे टिश्यू CO2 को लेता है, वो तुम्हारे RBCs के पास CO2 जाता है, H2O के साथ कंबाइन होता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के थ्रू कार्बोनिक एसिड बनाता है। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस RBC के अंदर H+ और बाइकार्बोनेट में टूटता है। यहाँ पे एक एनायन एक्सचेंजर होता है, ये एनायन एक्सचेंजर क्या करता है, ये बाइकार्बोनेट को बाहर फेंकता है और उसके बदले में एक्सचेंज कर रहा है हम तो किसके एक्सचेंज में लेता है, क्लोराइड के। अब क्लोराइड अकेले नहीं आता, क्लोराइड अपने साथ ना कुछ पानी को भी ले लेता है। तो जैसे ही पानी को ले लेगा तो आरबीसीज का तो साइज़ बढ़ गया ना, तो आरबीसीज का साइज बढ़ गया यानी कि हेमाटोक्रेट बढ़ गया। और दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा तुम पॉइंट में ये भी बोल सकते हो कि लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक्स जो वीनस सिस्टम में होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वेंस थोड़ा सा ज़्यादा फ्लूइड को खींचते हैं, और जैसे ही ज़्यादा फ्लूइड को रीएब्जॉर्ब करने लग जाएगा वेन, तो
पीसीबी कंसंट्रेशन उसका बढ़ने लग जाएगा और पीसीबी भी बढ़ जाएगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नया अभी कॉन्सेप्ट निकल रखा हुआ है वो है, इसको प्रोनाउंस कर लो यार, कैसे प्रोनाउंस करोगे, फारियस लिंडक्विस्ट इफेक्ट। ठीक है, इस एफ एल इफेक्ट के वजह से, एफ और एल के इफेक्ट की वजह से मतलब ये आर्टेरियल ब्लड, वीनस ब्लड में हेमाटोक्रिट ज़्यादा होता है। ये इफेक्ट होता क्या है और ये फिनोमेना है क्या, चलो इसको चीज़ को देखते हैं। तो ये देखो बोल क्या रहा है कि ये दिस इफेक्ट इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स आर मोर लाइकली टू ट्रैवल इन द सेंटर ऑफ द ब्लड। तो बेसिकली क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सेंटर ऑफ द ब्लड में यहाँ पे ट्रैवल करना उन्हें पसंद है। ठीक है, देन एट द एजेस में नहीं करते वो। दिस इज बिकॉज द रेड ब्लड सेल्स आर लार्जर एंड मोर रिजिड देन वाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स। अब क्या होता है इन कैपिलरीज, जैसे वो कैपिलरीज में पूछे वेर द ब्लड वेसल्स आर वेरी नैरो द रेड ब्लड cells can only travel in a single file. This means that the hematocrit in the capillaries are about the same as the hematocrit in the arteries. However, in the larger blood vessels such as veins, जैसे veins जो larger blood vessels है वहाँ पे red blood cells can spread out and travel into the center of the blood vessels. और this means the hematocrit in the veins is higher than दैट ऑफ द हेमाटोक्रिट इन द आर्टरीज। तो बस वही बात हो गई कि मतलब जब तुम जहाँ पे नैरो है तो वो तो सिंगल फाइल में वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जब तुम हायर लार्जर वेन्स की बात करोगे तो रेड ब्लड सेल्स वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे और वो ट्रैवल करेंगे एकदम ही सेंटर ऑफ द ब्लड वेसल्स में, इसलिए हेमाटोक्रिट थोड़ा सा वेन्स में हायर आती है। फॉर एफ एल इफेक्ट जो है इज मोर प्रोनाउंस्ड इन द पीपल विद हायर हेमाटोक्रिट। दिस इज बिकॉज विद द मोर क्राउडिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड वेसल्स दिस कैन लीड टू द डिक्रीज इन द ब्लड फ्लो एंड एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। तो ये डायग्राम बना सकते हो। एडिशन में भी क्या क्या होता है, हेमाटोक्रिट कभी 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 और भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। ठीक है, जब फ्लूइड लॉस हो या फिर जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो, ग्रेविटी का भी कुछ असर हो सकता है उसमें। तो दैट्स इट फॉर 2000, क्या था ये 2022 था। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लग रहा है, तुम्हारी पहल अच्छी लग रही है, तुम्हें मेरी पहल अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। और मैं तुम्हें ये भी बोल रहा हूँ कि मैं फ्रेंड्स बायोकेमिस्ट्री पे भी काम कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो का अच्छा सपोर्ट मिलता है मेरे को तो फिर मैं बायोकेमिस्ट्री भी लॉन्च करूँगा ना, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, नहीं तो फिर क्या ही है। चलो फिर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।